कभी सोचा है कि कुछ लोग रोज वही 24 घंटे पाकर भी दूसरों से 10 गुना ज्यादा अचीव कैसे कर लेते हैं? क्यों कुछ लोग एक आइडिया को रियलिटी बना देते हैं और बाकी लोग दिन भर बस नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शंस में खोए रहते हैं? ये फर्क टैलेंट का नहीं, ये फर्क एक ऐसी अदृश्य शक्ति का है जिसका नाम है डीप वर्क। आज का वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं, ये एक जागने वाला पल है, क्योंकि अगर आपने डीप वर्क को अपना लिया तो आपका फोकस, आपका करियर और आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर डीप वर्क कैसे बन सकता है आपका रियल सुपर पावर। सोचिए, आप एक लाइब्रेरी में बैठे हो, बाहर का शोर धीरे धीरे फेड हो रहा है, आपका लैपटॉप ओपन है, नोटबुक खुली है और एक पल ऐसा आता है जहां सब कुछ शांत हो जाता है। आपका दिमाग एकदम साफ लगता है और आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो। टाइम रुक सा जाता है और आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हो जहां आपका पूरा ध्यान बस एक हाई चीज पर टिक जाता है। इसी स्टेट को कॉल न्यूपोर्ट डीप वर्क बोलते हैं। चैप्टर 1 ये बताता है कि मॉडर्न दुनिया में ये स्टेट किसी सुपर पावर से कम नहीं। चैप्टर 1 डीप वर्क इज वैल्यूएबल। आज हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां हर चीज हमारा ध्यान मांग रही है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ईमेल्स, हर सेकंड कोई ना कोई चीज ह्यूम खींच रही होती है और इंसान का मन जितना ज्यादा बटता है उतना हाई कम पावरफुल होता जाता है। ये इसी दुनिया का सबसे बड़ा सच है। लोग काम तो करते हैं मगर गहराई से काम करने वे लोग बहुत कम बचे हैं। कॉल न्यूपोर्ट कहता है कि डीप वर्क आज के जमाने में सोने की तरह कीमती हो गया है, क्योंकि जब बाकी लोग डिस्ट्रैक्शंस में खोए रहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी शोर के, बिना किसी बाधा के एक काम को उतनी शिद्दत से करते हैं कि उनका दिमाग लिटरली हाई परफॉर्मेंस मोड में चलने लगता है। डीप वर्क एक इंसान को नॉर्मल से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। जब आप पूरे फोकस के साथ काम करते हो तो आप थिंग्स को तेज सीखो, जल्दी समझो और कम समय में ज्यादा अचीव कर लेते हो। यानी जो काम दूसरे पूरे दिन में नहीं कर पाते वो एक फोकस्ड इंसान 1-2 घंटे में कर देता है। शैलो वर्क जैसे छोटी टास्क्स, ईमेल्स, स्क्रोलिंग ह्यूम बिजी तो रखते हैं पर आगे नहीं बढ़ाते, लेकिन डीप वर्क ह्यूम एक ऐसी स्टेट में ले जाता है जहां से रियल ग्रोथ शुरू होती है। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, आपका दिमाग तेज होता है और आपका काम का क्वालिटी ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है। कॉल न्यूपोर्ट एक और गहरी बात बोलता है। दुनिया ऐसे लॉगऑन से भरी पड़ी है जो बिजी का दिखते हैं लेकिन काम शायद हाई होता है, लेकिन जो इंसान 1-2 घंटे भी प्योर फोकस में काम कर ले वो सबसे आगे निकल जाता है। ऐसे लोग रेयर होते जा रहे हैं और दुनिया में रेयर चीजें हमेशा वैल्यूएबल होती है। चैप्टर 1 ये साबित करता है कि डीप वर्क एक साधारण आदत नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जो आपको अन लॉगऑन से अलग खड़ा कर देती है, जो रोज डिस्ट्रैक्शन से लड़े बिना हार मान लेते हैं। आज का वर्ल्ड उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करता है जो एक जगह अपना माइंड टिका सकते हैं और अपने दिमाग की पूरी शक्ति यूज कर सकते हैं। इस चैप्टर का असली मैसेज सिंपल है। अगर आप डीप वर्क करना सीख गए तो आपकी लर्निंग बढ़ेगी, आपका काम चमकेगा, आपका फ्यूचर सिक्योर होगा और आप अपने कंपटीशन को आराम से पीछे छोड़ दोगे। ये स्किल रेयर भी है, वैल्यूएबल भी है और आज की दुनिया का सबसे बड़ा हथियार भी यही है। तो चैप्टर एक ह्यूम ये एहसास दिलाता है कि फोकस एक लक्जरी नहीं, एक जरूरत है। जब दुनिया हर पल ह्यूम परेशान करने की कोशिश करती है, टैब एक इंसान जो 90 मिनट तक भी गहराई से काम कर लेता है, वही वो व्यक्ति बनता है जिसे दुनिया याद रखती है। डीप वर्क एक चॉइस है और जिस दिन आप ये चॉइस ले लोगे उस दिन से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। चैप्टर 2 डीप वर्क इज रेयर। सोचिए, एक सुबह आप कैफे में बैठे हो, आसपास लोग लैपटॉप ओपन करके काम कर रहे हैं, किसी के हेडफोन्स लगे हैं, कोई टाइपिंग कर रहा है, कोई फोन पर कॉल में लगा है, कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है। अगर आप उन्हें दूर से देखो तो सब काम करते हुए दिखते हैं, लेकिन अगर थोड़ा पास जाओ तो समझ आ जाता है कि लोग काम कम और डिस्ट्रैक्ट ज्यादा हो रहे हैं। चैप्टर 2 ह्यूम बताता है कि आज की दुनिया में डीप वर्क रेयर इसलिए हो गया है क्योंकि हमारी पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्शन पर चलने लगी है। हम सब अटेंशन के लिए लड़ रहे हैं। एप्स, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हर एक चीज ह्यूम खींचने की कोशिश कर रही है। जब कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ इस बात पर खर्चती है कि आपका ध्यान कैसे पकड़ा जाए, टैब एक इंसान का फोकस बचना कितना मुश्किल हो जाता है ये सोचकर हाई समझ में आ जाता है। कॉल न्यूपोर्ट बोलते हैं कि आज का इंसान बहुत बिजी दिखता है, लेकिन ये बिजी होना किसी काम का नहीं, ये बिजी होना एक इल्यूजन बन चुका है। लोग मल्टीटास्किंग को टैलेंट समझने लगे हैं, जबकि दिमाग एक वक्त पर एक ही काम करने के लिए बना है, बाकी सब बस दिखावा है। एक ऑफिस इमेजिन करो, सब टेबल्स पर लोग बैठे हैं, लोग ईमेल चेक कर रहे हैं, चैट्स का जवाब दे रहे हैं, कॉल्स उठा रहे हैं, नोटिफिकेशंस बैंड नहीं हो रही और बीच में 1-2 काम कर रहे हैं। ये सब देखकर लगता है कि ये लोग काम कर रहे हैं, पर असली में कोई भी गहराई से काम नहीं कर रहा। ये सब शैलो वर्क का समुंदर है
जिसमें हर कोई डूबा हुआ है। डीप वर्क रेयर इसलिए है क्योंकि लोग शांति से बैठना भूल चुके हैं। माइंड को बोर होना बर्दाश्त नहीं होता। हमने अपने दिमाग को एक आदत दे दी है, जैसे हाय बोर्डम आए फोन उठा लो, स्क्रॉल कर लो, कुछ भी देख लो। और जैब एक दिमाग हर वक्त डिस्ट्रैक्शन में व्यस्त हो, वो कभी भी गहराई में उतर ही नहीं सकता। चैप्टर 2 एक और पेनफुल ट्रूथ समझता है कि आज ना कंपनीज डीप वर्क को प्रमोट करती है, ना ही ज्यादा लोग इसकी वैल्यू समझते हैं। मीटिंग्स, ईमेल्स, मैसेजेस, ये सब डिस्ट्रैक्शन को नॉर्मल बना चुका है। और जिस दुनिया में डिस्ट्रैक्शन नॉर्मल हो जाए, उस दुनिया में डीप वर्क सबसे रेयर चीज बन जाती है। और जैब कोई चीज रेयर होती है तो वो प्राइसलेस हो जाती है। आज ऐसा वक्त आ चुका है कि अगर आप अपना फोन 2 घंटे साइड में रखकर एक काम ही डूब सकते हो, तो आप दुनिया के 90% लोगों से ज्यादा पावरफुल बन जाते हो, क्योंकि दुनिया का मेजॉरिटी ऐसा कर हाई नहीं पाता। फोकस इज द न्यू वेल्थ, और बहुत कम लोगों के पास ये नया धन बचा है। इस चैप्टर का एसेंस ये है कि डीप वर्क रेयर इसलिए नहीं कि लोग काबिल नहीं, डीप वर्क रेयर इसलिए है क्योंकि दुनिया ने ह्यूम डिस्ट्रैक्ट होना सिखा दिया है। जैब दुनिया में हर जगह शोर हो, टैब शांति में काम करने वाला इंसान किंग बन जाता है। जैब हर इंसान भटक रहा हो, टैब एक इंसान जो एक डायरेक्शन में चल सके, वो लेजेंड बन जाता है। डीप वर्क रेयर है, पार यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो चैप्टर 2 ह्यूम ये समझता है कि डीप वर्क सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक रिबेलियन जैसा है, एक विरोध दुनिया के अगेंस्ट जो ह्यूम हर सेकंड डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है। आज का जमाना ध्यान चुरा कर पैसा कमाता है, और आपका दिमाग वही चीज है जिसे बचाना सबसे जरूरी है। जो लोग डिस्ट्रैक्शन से हार जाते हैं वो भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन जो लोग डीप वर्क को चुनते हैं वो दुनिया में चमकते हैं। डीप वर्क रेयर है, और रेयर चीज ही दुनिया बदलती है। चैप्टर 3 डीप वर्क इज मीनिंगफुल। कभी आपने वो पल महसूस किया है जब आप कोई काम कर रहे होते हो और अचानक आपका ध्यान पूरी तरह उसी काम में खो जाता है, जैसे दुनिया रुक गई हो, जैसे टाइम धीरे चलने लगता हो, और जैसे आप और आपका काम एक हाई चीज बन गए हो। कॉल न्यूपोर्ट इसी स्टेट को एक प्राइसलेस फीलिंग बोलते हैं। और चैप्टर 3 ह्यूम समझता है कि डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बल्कि डीपली मीनिंगफुल भी होता है। आज की दुनिया में लोग एक प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, उन्हें काम में मीनिंग नहीं मिल रहा। पूरा दिन बिजी रहने के बाद भी एक एम्प्टीनेस, एक हॉलो फीलिंग रह जाती है। लगता है जैसे हम कुछ कर तो रहे हैं पर कुछ असली नहीं कर पा रहे। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम शैलो काम में फंसे रहते हैं। छोटी टास्क, स्क्रोलिंग, स्विचिंग, माइंड कभी एक जगह टिकता है नहीं, और जो दिमाग घूमता रहता है वो कभी गहराई फील नहीं कर सकता। कॉल न्यूपोर्ट कहता है कि इंसान का दिमाग नेचुरली उस काम में हैप्पीनेस फील करता है जिसमें फोकस हो, चैलेंज हो और ग्रोथ हो। जब आप किसी काम में डूब जाते हो, तब आप अपने आप से जुड़ जाते हो। ये मोमेंट एक तरह की मेडिटेशन बन जाता है, ऐसी मेडिटेशन जिसमें आप क्रिएट भी कर रहे हो और इवॉल्व भी हो रहे हो। चैप्टर 3 एक ब्यूटीफुल ट्रूथ बताता है कि डीप वर्क एक इंसान को उनका बेस्ट सेल्फ फील करता है। जब आप एक आइडिया डेवलप करते हो, एक आर्टिकल लिखते हो, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या कोई स्किल मास्टर करते हो, तब आप अंदर से कंप्लीट फील करते हो। ये कंप्लीशन, ये सेटिस्फैक्शन, ये पीस, ये सब डीप वर्क के साथ आ आता है। शैलो वर्क ह्यूम सिर्फ थकाता है, डीप वर्क ह्यूम फुलफिल करता है। एक क्राफ्ट्समैन का एग्जाम्पल हो, एक कारपेंटर अपने हाथ से एक परफेक्ट वुडन टेबल बनाता है। हर कट, हर एंगल, हर पॉलिश में वो अपनी आत्मा मिला देता है। जब वो फाइनल पीस को देखता है, उस फिनिश्ड वर्क में एक मीनिंग होता है क्योंकि वो काम गहराई से किया गया होता है। कॉल न्यूपोर्ट बोलता है कि हर इंसान के अंदर एक क्राफ्ट्समैन छिपा होता है, चाहे वो राइटर हो, कोडर हो, स्टूडेंट हो, क्रिएटर हो। हम सब किसी न किसी चीज को वेल क्राफ्टेड बनाना चाहते हैं, और ये तभी होता है जब हम डीप फोकस के साथ काम करते हैं। डीप वर्क का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। जब आप एक काम में पूरी तरह डूबते हो तो आपको एक फ्लो टाइप फीलिंग मिलती है, जिसे द परफेक्ट मोमेंट अभी कहा जाता है। ये मोमेंट एक इंसान को खुश करता है, कॉन्फिडेंट बनाता है और जिंदगी में डायरेक्शन देता है। और जब एक काम मीनिंगफुल लगने लगे तो जिंदगी भी मीनिंगफुल हो जाती है। चैप्टर 3 का एसेंस सिंपल है, डीप वर्क सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी टेक्निक नहीं, ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की तरह होता है। ये आपको आपकी आइडेंटिटी से जोड़ देता है, ये आपको वो पीस देता है जो शैलो डिस्ट्रैक्शंस कभी नहीं दे सकते। आज लोग हैप्पीनेस को बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि डीप वर्क वो दरवाजा है जो हैप्पीनेस को अंदर से खोल देता है। जब आप खुद को अपने काम में खोने लगते हैं, तब आप खुद को फिर से पा लेते हो, और इसीलिए डीप वर्क मीनिंगफुल है, बहुत मीनिंगफुल। तो चैप्टर 3 ह्यूम एक बहुत गहरी बात सिखाता है कि जिंदगी का मीनिंग डिस्ट्रैक्शंस में नहीं मिलता, मीनिंग अनुपालन में मिलता है। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूबकर कुछ ऐसा बना देते हो जिसे देखकर आप खुद भी बोलते हो, यस दिस केम फ्रॉम द बेस्ट वर्जन ऑफ मी। डीप वर्क आपको दुनिया से नहीं खुद से जोड़ता है, और जब इंसान खुद से जुड़ जाए तो उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। चैप्टर
चैप्टर 4 वर्क डीपली। डीप वर्क सीखने का असली सफर चैप्टर 4 से शुरू होता है। यहाँ कॉल न्यूपोर्ट एक सिंपल सी बात बोलता है, फोकस एक विश नहीं होता, फोकस एक रिचुअल होता है। ये चैप्टर ह्यूम बताता है कि डीप वर्क कोई मैजिक नहीं बल्कि एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको रोज दोबारा दोबारा करना पड़ता है। और जैब तक आप अपने दिन को प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं डोज, टैब तक डीप वर्क सिर्फ एक सपने जैसे ही रहेगा। इमेजिन करो आप सुबह उठते हो, दिमाग फ्रेश है, दुनिया अभी शोर से नहीं भरी। अगर इसी वक्त आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक डीप सेशन स्टार्ट कर दो तो आपका दिमाग अपने सबसे पावरफुल वर्जन में एक्टिवेट हो जाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि हम ये मोमेंट्स वेस्ट कर देते हैं, कभी फोन से, कभी नोटिफिकेशन से, कभी छोटी छोटी टास्क से। चैप्टर 4 का मैसेज एकदम क्लियर है, डीप वर्क तभी होता है जैब आप उसके लिए जगह बनाते हो। जैब आप डिसाइड करते हो कि ये वक्त मेरा है और इस वक्त में सिर्फ एक हाई काम करूंगा। कॉल न्यूपोर्ट हमारे सामने एक हर्ष ट्रूथ रखता है कि डिस्ट्रैक्शंस को रोका नहीं जा सकता, पर उनसे दूर रहने का सिस्टम बनाया जा सकता है। और ये सिस्टम हाई डीप वर्क का फाउंडेशन होता है। इस चैप्टर में वो एक मेंटल शिफ्ट के बारे में बताता है। जब आप किसी काम को डीप मोड में शुरू करते हो तो पहले कुछ मिनट्स ऑकवर्ड लगते हैं, दिमाग इधर उधर भागता है, फोन की याद आती है, किसी और काम का ख्याल आता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा धैर्य रख लो तो कुछ हाई मिनट्स में एक शांत लहर आती है और आपका माइंड धीरे धीरे एक फ्लो में प्रवेश करता है। और वंस यू एंटर दिस फ्लो आप समझते हो कि ये स्टेट कितनी रेयर है और कितनी पावरफुल। चैप्टर 4 ह्यूम सिखाता है कि डीप वर्क के लिए रिचुअल्स होने चाहिए, ऐसी छोटी छोटी आदतें जो दिमाग को सिग्नल देती है कि अब काम की गहराई शुरू हो रही है। चाहे वो एक स्पेसिफिक जगह हो, एक स्पेसिफिक टाइम हो या एक खास रूटीन लाइक चाय बनाकर डेस्क पर बैठना या हेडफोन्स लगाना या फोन स्विच ऑफ करना। ये रिचुअल्स दिमाग को स्टेडी करते हैं और ये हाई रिचुअल्स आपको डेली डीप वर्क करने की ताकत देते हैं। कॉल न्यूपोर्ट एक और सटल चीज बताता है कि डीप वर्क डिसिप्लिन से नहीं, एनवायरनमेंट से आता है। आप जितनी कम टेम्पटेशन रखोगे उतना ज्यादा फोकस आएगा। इस चैप्टर का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा ये है कि ये आपको सिखाता है कि डीप वर्क एक बैटल नहीं, एक प्रैक्टिस है। ऐसी प्रैक्टिस जो रोज थोड़ी देर करो तो माइंड आपको हर दिन और गहराई में ले जाने लगता है। और जब ये डेली हैबिट बन जाती है तो एक दिन आप महसूस करते हो कि मैं पहले से ज्यादा अच्छा सोचना सीख गया हूँ, मैं पहले से ज्यादा तेज सीख रहा हूँ, मैं पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। डीप वर्क एक मसल की तरह है, जितना ट्रेन करोगे उतना स्ट्रांग होगा और जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा आपकी लाइफ बदलने लगेगी। तो चैप्टर 4 का सार यही है कि डीप वर्क टैलेंट का खेल नहीं, रिचुअल्स, हैबिट्स और स्ट्रक्चर का खेल है। आप जितनी गहराई से काम करने के लिए माहौल तैयार कर लो उतना ही आसानी से आपका दिमाग उस गहराई में उतर जाएगा। डीप वर्क शुरू होता है एक डिसीजन से और स्ट्रांग बनता है एक रूटीन से। जिस दिन आपने ये रूटीन बना लिया उस दिन से प्रोडक्टिविटी एक चॉइस नहीं, आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। चैप्टर 5 एम्ब्रेस बॉर्डम। चैप्टर 5 उस मोड की तरह है जहां आपकी इनर ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे दिखाई देने लगती है। वो बदलाव जो पहले सिर्फ अंदर चल रहा था अब आपके एक्शंस में, आपकी सोच में और आपकी पूरी एनर्जी में नजर आने लगता है। इस चैप्टर में कहा गया है कि इंसान की जिंदगी असल में तब बदलती है जब उसका माइंडसेट बदलता है और माइंडसेट तब बदलता है जब वो खुद को ऑनेस्टली ऑब्जर्व करना शुरू करता है। जब आपने अपनी गलतियों को देख लिया, अपनी कमजोरी को समझ लिया और अपने फियर की जड़ पकड़ ली, तब आप खुद से भागते नहीं, आप खुद का सामना करना सीख जाते हैं। चैप्टर 5 समझाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे बड़ी निशानी होती है सेल्फ अवेयरनेस। ये अवेयरनेस आपको बताती है कि कौन सा थॉट आपको आगे बढ़ा रहा है और कौन सा पीछे खींच रहा है, कौन सा हैबिट आपकी मदद कर रहा है और कौन सा धीरे धीरे आपको कमजोर कर रहा है। इस चैप्टर में एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल बात कही गई है, जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है तो दुनिया उसे समझने लगती है, क्योंकि जब आपकी क्लैरिटी बढ़ती है तो आपके डिसीजंस साफ होते हैं और जब डिसीजंस साफ होते हैं तो जिंदगी में कंफ्यूजन कम होने लगता है। यहाँ लेखक बताता है कि सेल्फ अवेयरनेस आपको ब्लेम करने से बचाती है। आप दूसरों को दोष देना बंद करते हो क्योंकि आपको एहसास होता है कि आपकी जर्नी पूरी तरह आपकी है। आप डिसाइड करते हो कि कौन सी क्लास आपको अटेंड करनी है, विक्टिम वाली या क्रिएटर वाली, और धीरे धीरे आप महसूस करते हो कि आपको बदलने के लिए किसी ड्रामेटिक घटना की जरूरत नहीं होती, बस एक शांत सा एहसास काफी होता है कि मुझे खुद को सुधारना है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि आपकी एनर्जी किस दिशा में बह रही है वही आपकी डेस्टिनी बनाती है। अगर आप अपनी एनर्जी डर, शिकायत और कंपैरिजन में डालते रहोगे तो आप थक जाओगे, लेकिन अगर आप वही एनर्जी नई स्किल्स, न्यू हैबिट्स और इमोशनल हीलिंग में लगाते हो तो आप ग्रो करोगे।
करोगे। ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे सुंदर हिस्सा यही है, ये धीरे होता है लेकिन गहराई से होता है। एक दिन आप उठते हो और महसूस करते हो कि आप पहले वाले इंसान नहीं रहे। वही प्रॉब्लम है लेकिन रिएक्शन अलग है, वही लोग हैं लेकिन आपका रिस्पॉन्स बदल गया है, वही सिचुएशंस है लेकिन आप अब टूटे हुए नहीं, ग्राउंडेड फील करते हो। चैप्टर 5 ये सिखाता है कि सेल्फ अवेयरनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। हर दिन आप थोड़ा सा और खुद को जानते हो और हर दिन आपकी लाइफ थोड़ी सी और सिंपल, क्लियर और मीनिंगफुल होती जाती है। अंत में चैप्टर यही मैसेज देता है, जब इंसान खुद को देखना सीख जाता है तब वो दुनिया को भी साफ देख पाता है और यही क्लैरिटी आपकी हीलिंग, ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन की असली शुरुआत है। चैप्टर 5 के अंत में एक बहुत ही शांत लेकिन गहरी रियलाइजेशन सामने आती है कि शायद जिंदगी को बदलने के लिए हमें पहाड़ नहीं हिलाने पड़ते, कभी कभी बस अपने अंदर जलती हुई उस छोटी सी रोशनी को पहचानना होता है। ये चैप्टर खत्म होते होते आपको ये एहसास दिलाता है कि सेल्फ अवेयरनेस कोई भारी कॉन्सेप्ट नहीं, ये तो एक मिरर है जो आप खुद को दिखाते हो और जब आप खुद को साफ देखने लगते हो तो आप खुद को बदलने से डरते नहीं, आप खुद को समझने लगते हो। इस चैप्टर का आउटरो यही बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का पहला दरवाजा हमेशा अंदर ही खुलता है, बाहर की दुनिया बाद में बदलती है, पहले आप बदलते हो। आपकी सोच, आपका वाइब्रेशन, आपका रिस्पॉन्स सब धीरे धीरे इवॉल्व होने लगता है और यही सबसे खूबसूरत पल है जब आप महसूस करते हो कि आपकी जर्नी अब दूसरों से तुलना करने की नहीं रही बल्कि कि खुद के बेहतर वर्जन बनने की है। चैप्टर 5 यहीं पर रुकता है लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं। अब आप एक नई क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ चुके हो, एक ऐसे रास्ते पर जहां हर कदम आपको अपने असली सेल्फ के और करीब ले जाएगा। चैप्टर 6 क्विट सोशल मीडिया। चैप्टर 6 की शुरुआत एक ऐसे एहसास से होती है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी महसूस करते हैं। वो एहसास कि हम जितना बाहर की दुनिया को समझते जा रहे हैं उतना ही अंदर की दुनिया और भी जटिल लगने लगती है। ये चैप्टर दिखाता है कि ग्रोथ हमेशा लिनियर नहीं होती, कभी कभी आप बहुत आगे बढ़ जाते हो लेकिन अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जहां आप खुद से ही सवाल करने लगते हो, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन सच में रियल है या मैं सिर्फ खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हूं? इस चैप्टर में एक सटल सा दर्द है क्योंकि यहाँ ऑथर बताता है कि सेल्फ ग्रोथ की जर्नी में सबसे मुश्किल हिस्सा दूसरों को नहीं, खुद को समझाना होता है। खुद को ये मानना होता है कि चेंज आसान नहीं है लेकिन ये असंभव भी नहीं है। धीरे धीरे चैप्टर ये रिवील करता है कि क्लैरिटी बाहर से नहीं आती, वो तब आती है जब आप अपनी लाइफ की छोटी छोटी आवाजों को सुनना शुरू करते हो, जब आप अपने अंदर के डर को छूते हो और उसे भगाने के बजाय उसे समझने की कोशिश करते हो। चैप्टर 6 आपको ये भी एहसास कराता है कि हर ग्रोथ फेज में एक ऐसा मोमेंट आता है जब आप खोए खोए महसूस करते हो, लेकिन यही तो असली संकेत है कि आप बदल रहे हो, आप इवॉल्व हो रहे हो और आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुके हो जिसने आपको सालों तक पकड़ कर रखा था। आखिर में चैप्टर ये सिखाता है कि क्लैरिटी एक डेस्टिनेशन नहीं, एक प्रैक्टिस है। हर दिन खुद को समझना, खुद को स्वीकारना और खुद को बेहतर बनाना, यही असली इनर वर्क है। और इसी के साथ चैप्टर 6 एक शांत लेकिन पावरफुल नोट पर खत्म होता है। आप अब वो इंसान नहीं रहे जो इस जर्नी की शुरुआत में थे, आप अब थोड़ा और अवेयर हो चुके हो, थोड़ा और ऑनेस्ट और थोड़ा और साहसी। चैप्टर 6 एक ऐसे मोड़ पर खत्म होता है जहां आपको पहली बार महसूस होता है कि क्लैरिटी कोई रोशनी की तरह अचानक जलने वाली चीज नहीं, ये तो धीरे धीरे कदम दर कदम, सांस दर सांस पैदा होने वाला एहसास है। इस चैप्टर के अंत में एक शांति है लेकिन उस शांति के भीतर एक सटल सी आग भी है क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि खो जाना कोई गलती नहीं, कभी कभी रास्ता ही आपको इंटेंशनली भटकने देता है ताकि आप खुद को नए नजरिए से देख सको। चैप्टर 6 यही बताता है कि कंफ्यूजन भी एक संकेत है कि आप अपने पुराने वर्जन से बाहर निकल रहे हो और एक नए स्वरूप की तरफ बढ़ रहे हो, एक ऐसे वर्जन की तरफ जो ज्यादा अवेयर है, ज्यादा अलाइव है और अंदर से ज्यादा मजबूत। आउटरो के ये आखिरी पल आपको बस ये याद दिलाते हैं कि क्लैरिटी बाहर नहीं मिलेगी, वो वही मिलेगी जहां आप खुद से भागना बंद करके खुद से मिलने लगते हो। और इसी एहसास के साथ चैप्टर धीरे धीरे फेड होता है, आपको अगले चैप्टर की दहलीज पर खड़ा छोड़कर, थोड़ा बदला हुआ, थोड़ा शांत और थोड़ा और तैयार अपनी इनर ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाने के लिए। चैप्टर 7 ड्रेन द शैलोज की शुरुआत एक ऐसे सच से होती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं कि हीलिंग हमेशा लाउड नहीं होती, कभी कभी वो बेहद शांत होती है, इतनी शांत कि आपको महसूस भी नहीं होता कि आप बदल रहे हो, लेकिन अंदर कुछ बहुत गहरा रीअरेंज हो रहा होता है। इस चैप्टर में एक तरह का मैच्योरिटी का एहसास है। यहाँ ऑथर बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ टूटने
और फिर से उठने का नाम नहीं है, बल्कि ये समझने का नाम है कि आपकी अंदर की लड़ाई अब बाहर की दुनिया से ज्यादा आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन से है। धीरे धीरे चैप्टर आपको ये दिखाता है कि इमोशनल स्ट्रेंथ कुछ ऐसा नहीं है जो आप बाहर सीखते हो। ये वो चीज है जो आप तब सीखते हो जब आप रात के 2 बजे अपने डर का सामना करते हो, जब आप अपनी असफलताओं पर चुपचाप बैठकर सोचते हो और जब आप खुद से झूठ बोलना फाइनली छोड़ देते हो। चैप्टर 7 का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि ये आपको गिल्टी महसूस नहीं कराता अगर आप अभी पूरी तरह ओके नहीं हो, क्योंकि यहाँ ऑथर रिमाइंड करता है कि हीलिंग किसी रेस की तरह नहीं, ये हर इंसान की अपनी थकान, अपनी कैपेसिटी और अपनी कहानी के साथ चलता हुआ रास्ता है। इस चैप्टर में आप पहली बार महसूस करते हो कि आप अपने अंदर की स्टॉर्म्स को समझने लगे हो। अब आप उन्हें दबाते नहीं, आप उनसे डरते नहीं, आप बस उन्हें बैठकर ऑब्जर्व करना सीख चुके हो, क्योंकि आप जानते हो कि हर स्टॉर्म के बाद एक नए लेवल की क्लैरिटी आती है। चैप्टर 7 आपको ये सिखाकर खत्म नहीं होता कि आप अब कंप्लीटली हील्ड हो चुके हो, बल्कि ये बताकर खत्म होता है कि आप अब अपने हीलिंग पाथ पर सचमुच चलने लगे हो, और यही सबसे बड़ी जीत है। और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ चैप्टर 7 धीरे धीरे खत्म होता है, एक ऐसे एहसास के साथ जो न बहुत तेज है न बहुत हल्का, बस इतना गहरा कि आपके भीतर कोई पुरानी गांठ ढीली होने लगती है। आउटरो आपको ये याद दिलाता है कि ग्रोथ के इस चरण पर पहुंचकर आप वो इंसान नहीं रहे जो पहले दर्द से भागता था, जो अपने इमोशंस को कमजोर समझता था या जो खुद को लगातार प्रूव करने में लगा रहता था। अब आप शांत हो चुके हो, लेकिन ये शांति हार की नहीं, ये शांति उस वॉरियर की है जिसने अंत में खुद को समझना सीख लिया है। आउटरो का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब आप महसूस करते हो कि अब आप अपने अंदर की आवाज को दबाते नहीं, आप उसे सुनते हो, समझते हो और उसे गाइड की तरह फॉलो करना शुरू कर चुके हो। चैप्टर 7 यहीं पर आपको एक नए साहस के साथ छोड़ जाता है, इस एहसास के साथ कि हीलिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये तो हर दिन लिया गया एक छोटा सा ऑनेस्ट कदम है। और अब आप अगले चैप्टर की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो, थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और अवेयर, और पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड अपने असली सेल्फ से। और अब जब सारी चैप्टर्स की ये इनर जर्नी खत्म होती है तो एक अजीब सी खामोशी आपके अंदर बस जाती है, ऐसी खामोशी जो डराती नहीं बल्कि आपको खुद के और करीब ले आती है। इस पूरी यात्रा ने आपको ये सिखाया है कि ग्रोथ कोई सीधी रेखा नहीं होती, ये एक ऐसे रास्ते की तरह होती है जहाँ कभी रोशनी ज्यादा होती है, कभी छाया, कभी आप तेज भागते हो और कभी आपको खुद को इकट्ठा करने के लिए रुकना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि इस पूरी यात्रा के दौरान आप कभी पीछे नहीं जा रहे थे। हर कंफ्यूजन, हर डाउट, हर टूटन आपको उसी इंसान की तरफ ले जा रही थी जो आज आप बन चुके हो। फाइनल आउटरो यही याद दिलाता है कि क्लैरिटी, हीलिंग, डिसिप्लिन, फोकस, ये सब अंदर ही पैदा होते हैं। बाहर की दुनिया सिर्फ आवाजें देती है, लेकिन दिशा हमेशा अंदर से आती है। आप अब वही इंसान नहीं हो जिसने इस कहानी की शुरुआत की थी, आप थोड़ा और जाग चुके हो, थोड़ा और समझदार, थोड़ा और साहसी, और सबसे जरूरी अब आप खुद के खिलाफ नहीं, खुद के साथ खड़े हो। और अगर इस पूरी जर्नी ने आपको एक भी चीज सिखाई है तो वो ये है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। अगर आपको इस वीडियो का ये सफर पसंद आया हो तो ये बस एक याद दिलाने वाली बात है कि आपकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है और इस बार कलम आपके हाथ में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर, योर ग्रोथ इज योर ग्रेटेस्ट पावर।